आज का हमारा टॉपिक है संसद की शक्तियां। देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि संसद है वो केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका या विधायिका है, और व्यवस्थापिका या विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो संसद भारत में कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है। अब संसद के पास कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो संसद है वो ब्रिटेन की संसद मानी जाती है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है। संसदीय संप्रभुता, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून निर्माण की शक्ति के ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। इसीलिए एक विद्वान है डी लोमे ने ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। इसका मतलब कि ब्रिटेन की संसद की कानून निर्माण की शक्तियों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारतीय संसद की शक्तियों के ऊपर मर्यादाएं हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता सदैव ही अतिवादिता से बचे हैं। इसलिए उन्होंने दो अतियों के बीच एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है, और वो मध्यम मार्ग ये कि संसद हमारे यहाँ संप्रभु तो नहीं रहेगी, यानी संसद सब कुछ तो नहीं रहेगी, लेकिन अपने क्षेत्राधिकार में वो सर्वोच्च रहेगी। हमारे यहाँ संसद की शक्तियों के ऊपर कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं हैं, और वो मर्यादाएं किस किस चीज की हैं वो हम समझते हैं। कि एक तो भारत में है लिखित संविधान। भारत का जो लिखित संविधान है वो भी संसद की शक्तियों के ऊपर मर्यादाएं लगाता है, क्योंकि जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है वो पूरी तरह से लिखित नहीं है, इसलिए वहां की संसद के ऊपर इस तरह से संविधान का भी कोई खास प्रतिबंध नहीं होता है। और भारत में लिखित संविधान है, और इस संविधान में ही संसद की शक्तियां फिक्स हैं। संसद संविधान से विपरीत कोई कानून बना नहीं सकती। तो इस प्रकार से लिखित संविधान का होना भी भारत की संसद के ऊपर मर्यादाएं लगाना है, यानी संसद की शक्तियों को सीमित करना है। इसके अलावा भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो भी संसद की शक्तियों को सीमित करती है। संघात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों ही सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इसलिए केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका होने के नाते संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, यानी राज्यों के क्षेत्राधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भारत की संघीय व्यवस्था भी संसद की शक्तियों के ऊपर मर्यादाएं लगाती है। इसके अलावा जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, हमारी न्यायपालिका के पास जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी संसद के ऊपर मर्यादाएं लगाती है। देखिए, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो ऐसे कानून को हमारी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन से भी भारतीय संसद की शक्तियां हैं वो मर्यादित हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में नागरिकों को मिले हुए व्यापक जो मूल अधिकार हैं वो भी संसद के ऊपर मर्यादाएं लगाते हैं। तो इस प्रकार भारत की संसद ब्रिटेन की संसद की तरह असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत की संसद के पास शक्तियां कम हैं। भारतीय संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो संसद की शक्तियों में सबसे पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। देखिए, संसद है वो विधायिका या व्यवस्थापिका है, और व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, विधान बनाना। इसलिए उसकी सर्वप्रमुख जो शक्ति होगी वो विधायी शक्ति होगी, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति। तो संसद की कानून निर्माण शक्ति का कितना विस्तार है ये हम संवैधानिक तरीके से देखेंगे। देखिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था है तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसलिए संसद है वो केंद्र से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। अच्छा, विषयों का विभाजन किस प्रकार से है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 व 7वीं अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है वह सूचियों के माध्यम से किया गया है। यानी 3 प्रकार की सूची संविधान में बताई गई है। एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल किए गए थे।
राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल किए गए थे, जबकि मिश्रित तरीके के 47 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। हालांकि बाद के संवैधानिक संशोधनों में इनके विषयों में कुछ फेरबदल किया गया है, जो हम केंद्र राज्य संबंधों में डिटेल से पढ़ेंगे। संसद है वह संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य की जो व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल है वो राज्य सूची के इन विषयों पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के इन विषयों पर संसद और राज्यों की विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद ने और किसी राज्य की विधानमंडल ने दोनों ने कानून बना लिए हैं और उन दोनों के कानूनों में कोई विरोधाभास है, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो इस प्रकार से इस विभाजन में हमने क्या पढ़ा कि संघ सूची के विषयों पर संसद कानून यानी केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका कानून बनाती है, तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार की व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों, लेकिन मतभेद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। इसके अलावा ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, और अवशिष्ट शक्ति भी संसद को ही दी गई है, यानी अवशिष्ट शक्ति के विषयों के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को ही दिया गया है। तो इस विभाजन में यह तो स्पष्ट है कि संसद है वह राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, और राज्य की विधानमंडल है वो संघ सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि संसद है वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और वो परिस्थितियां कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, साधारणतः तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, और वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, हालांकि हमने राज्यसभा की विशेष शक्ति में पढ़ा भी था। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो संसद उसे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तो फिर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि ये कानून टेम्परेरी होगा, यानी कि ऐसा प्रस्ताव 1 साल के लिए मान्य होगा। यस, इसके अलावा दूसरी जो परिस्थिति है वो है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 क्या है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो फिर संसद है उस आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो पहला तो अवसर हुआ कि अगर राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, और दूसरा कि अगर देश में आपातकाल लागू हो, और वो आपातकाल कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। तीसरी परिस्थिति जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो परिस्थिति क्या है? वो है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के अनुसार अगर दो या दो से अधिक राज्य अगर संसद से अनुरोध करते हैं, तो संसद उस विषय पर जिस विषय के लिए उन्होंने अनुरोध किया है कानून बना सकती है, और वो कानून उन्हीं राज्यों के लिए लागू होगा जिन राज्यों ने अनुरोध किया था। बाद में भी कोई राज्य उस कानून में शामिल हो सकता है। चौथी जो परिस्थिति है जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, वो परिस्थिति है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, देखिए, केंद्र सरकार है वो विभिन्न देशों के साथ कोई भी संधि, समझौता या करार करती है, और उन संधि या समझौतों को लागू करने में अगर कोई एक ऐसा विषय बीच में आ रहा है जो राज्य सूची का है, तो उस विषय के ऊपर भी संसद कानून बना सकती है। तो चौथा क्या हुआ कि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है उसको लागू करने में। इसके अलावा जो पांचवी परिस्थिति है या अगली परिस्थिति है वो ये है कि अगर
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अनुच्छेद 356 वाला जो राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो उस राज्य के लिए, केवल उस राज्य के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए, जब हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, तो हम देखेंगे वहां पर कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में आपातकाल लागू होता है, जिसको लोकप्रिय तरीके से राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। इसका मतलब उस राज्य की लगभग सभी जिम्मेदारी है वो केंद्र के पास चली जाती हैं, तो उस राज्य से संबंधित जो कानून है वो भी केंद्र सरकार अर्थात संसद ही बनाती है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार देती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां? कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर फिर संसद कानून बना सकती है। यस, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 वाला जो आपातकाल लागू हो, तो उसका प्रभाव अनुच्छेद 250 के अनुसार क्या होगा कि संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब तक आपातकाल रहे। और अनुच्छेद 252 के अनुसार अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं कि राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाया जाए, तो उन राज्यों के लिए संसद कानून बना सकती है। 253 के अनुसार अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना पड़े तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। और अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य के संबंध में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यस, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी केंद्र सरकार में संसद को काफी शक्तिशाली बनाया गया है। तो हमारी संसद की जो विधायी शक्ति है वो काफी व्यापक है। और अब हम संसद की अगली शक्ति पढ़ेंगे। दूसरी शक्ति है कार्यकारी या कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। देखिए, वैसे तो कार्यपालिका शक्ति है वो सरकार के कार्यपालिका अंग में शामिल होगी या उसमें निहित होगी, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध है। मंत्री परिषद में केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। तो भारत में संसद के पास मंत्री परिषद को नियंत्रित करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति को हम संसद की कार्यपालिका संबंधी शक्ति बोलते हैं। तो मंत्री परिषद को संसद किस किस प्रकार से नियंत्रित करती है, उसके तरीके क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला तरीका तो है प्रश्न पूछकर। मंत्री परिषद से संसद के सदस्य विभिन्न नीतियों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और उनके संबंध में संतुष्टिपूर्ण जवाब देना मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछकर संसद है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से भी, विभिन्न प्रस्ताव पास कर भी संसद है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। कैसे? कि जैसे निंदा प्रस्ताव पास करे, स्थगन प्रस्ताव है। विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से संसद है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। इसी तरह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों के माध्यम से संसद है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। एक दिन की क्लास होगी हमारी और उसमें संसद के जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब तो यहाँ संदर्भवश केवल इतना हमें समझना है कि संसद है वो विभिन्न प्रस्ताव पास कर मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव की हम चर्चा कर लेते हैं जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है और वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तो संसद के पास एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। देखिए, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा का मतलब संसद का एक अंग है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिपरिषद अगर कुछ गलत करती है तो लोकसभा उसको दंड दे सकती है। और लोकसभा क्या दंड दे सकती है कि वह मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है, वो पद से हटा सकती है। और इसके लिए लोकसभा में जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव का नाम होगा अविश्वास प्रस्ताव। तो इस प्रकार से इन प्रस्तावों के माध्यम से भी संसद है वो मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। लेकिन यथार्थ में होता क्या है कि मंत्री परिषद और लोकसभा
दोनों में राजनीतिक सजातीयता होती है। यानी मंत्रिपरिषद कौन होती है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से बनती है मंत्रिपरिषद। इसका मतलब मंत्रिपरिषद जिस राजनीतिक दल का होगा उसी राजनीतिक दल का बहुमत लोकसभा में होता है। तो इस प्रकार से संसद में और मंत्रिपरिषद में दोनों में राजनीतिक सजातीयता होती है। तो इस प्रकार के ये जो प्रस्ताव और ये हटाना, ये सब केवल औपचारिकता ही है। वास्तव में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस प्रकार के प्रस्तावों से मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर रहे हो या मंत्रिपरिषद को हटा रहे हो। ये केवल तब संभव है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त न हो। अब हम संसद की अगली शक्ति देखेंगे। तीसरे नंबर पर जो शक्ति पढ़ेंगे संसद की, वो है वित्तीय शक्ति। संसद की वित्तीय शक्ति। देखिए, राष्ट्रीय वित्त के ऊपर संसद का नियंत्रण होता है। इसका मतलब है संसद की अनुमति के बिना सरकार यानी मंत्रिपरिषद है वो 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल आय व्यय का जो विवरण है, जिसको हम आम बोलचाल में बजट बोलते हैं, बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद की अनुमति यानी संसद उसके ऊपर सहमत होती है, तभी उस बजट को क्रियान्वयन करने का अधिकार मंत्रिपरिषद को मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संसद की अनुमति के बिना, संसद की सहमति के बिना सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती, न कोई टैक्स लगा सकती है, न घटा सकती है। तो इस प्रकार से संसद के पास ये वित्तीय शक्ति है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि जो एक तरह से केंद्र सरकार का बैंक बैलेंस होता है। तो संचित निधि के ऊपर नियंत्रण संसद का होता है। इसका मतलब संचित निधि से धन निकालना है तो इसके लिए अनुमति संसद से ही लेनी होगी। तो संसद की अनुमति से ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। इसके अलावा संसद की विभिन्न समितियां भी होती हैं जो सरकार के खर्चों की जांच करती हैं और सरकार के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति। इसी तरह एक और वित्तीय समिति होती है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो ये कुछ वित्तीय समितियां होती हैं जो सरकार के खर्चों की जांच करती हैं और इस प्रकार से सरकार यानी मंत्रिपरिषद के ऊपर वित्तीय नियंत्रण रखती हैं। तो इस प्रकार से ये संसद की वित्तीय शक्ति हुई। और अब हम संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पढ़ेंगे। यस, देखिए संविधान का भाग 20 उसमें एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान संशोधन संबंधी शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यस, तो संसद संविधान में किस तरह से संशोधन कर सकती है, वो संशोधन की विधियां कौन सी हैं और किस तरह से हमारे संविधान को कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय कहा जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। यस, इससे पहले संसद को संविधान में संशोधन करने की कितनी शक्ति है और इस संबंध में संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में एक लंबा संघर्ष भी चला था और उस संघर्ष का अंत संविधान के मूल ढांचे की धारणा से हुआ। तो क्या है संविधान का मूल ढांचा और वो संघर्ष क्या था, इसके संबंध में हमने एक पृथक से वीडियो बनाया है। तो अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अमूमन ये विमर्श चलता है कि कुछ देशों के संविधान है वो कठोर हैं, कुछ देशों के संविधान लचीले हैं। कठोर एवं लचीले संविधान का मतलब क्या होता है? देखिए, कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण विधि से अलग विशेष तरीका अपनाया जाता है, और लचीला संविधान वो संविधान है जिसमें संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। यानी जिस तरह से संसद साधारण कानून बनाती है उसी बहुमत से, उसी प्रक्रिया से संसद संविधान में भी संशोधन कर लेती है। ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। 2 विधि कौन सी? कि संविधान के कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यानी संसद के प्रत्येक सदन में अगर वो प्रस्ताव पास या वो विधेयक पास हो रहा है तो वो विशेष बहुमत से ही पास होगा। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि
उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी सुनिश्चित हो। तो इस प्रकार से इसे विशेष बहुमत कहते हैं कि कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही साथ उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत भी सुनिश्चित हो, तो इसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अकेली संसद ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, और इसके लिए उसे चाहिए संसद के साथ साथ आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। ऐसे भी कुछ प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रकार से 2 विधियों का उल्लेख है। इसके अलावा संविधान के कुछ अनुच्छेद या कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए इन विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे साधारण कानून निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी रीति से उनमें संशोधन कर दिया जाता है। यानी साधारण कानून निर्माण कैसे होता है? साधारण बहुमत से होता है, और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का ही बहुमत। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन की कुल विधियां 3 हो गई हैं। अनुच्छेद 368 में 2 विधियों का उल्लेख, इसके अलावा कुछ अनुच्छेद जिनको साधारण बहुमत से ही संशोधित कर दिया जाता है, यानी उनमें हुए बदलाव को एक तरह से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो 3 विधियां कौन सी हैं, उन तीनों विधियों को हम पढ़ेंगे, और साथ साथ उनके उदाहरण भी हम जानेंगे कि किस अनुच्छेद में, यानी ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इन विधियों से संशोधित होते हैं। देखिए, संविधान संशोधन का जो पहला तरीका है या पहली विधि है वो तो क्या है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और ऐसे प्रावधान कौन कौन से हैं, या ऐसे प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? तो ऐसे प्रावधान हैं जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना हो, राज्यों का पुनर्गठन। अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन में जब ये विधेयक जाएगा तो उसमें केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब होता है कि जैसे राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, या राज्यों का नाम बदलना, या फिर राज्यों का विभाजन करना, या उसके स्वरूप में बदलाव करना, तो इसको हम राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं। और ये संविधान के अनुच्छेद 3 में है, और इसमें अगर बदलाव करना है तो साधारण बहुमत से ही बदलाव हो जाएगा। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद जो 11 है, तो उसमें भी अगर बदलाव करना है तो संसद को साधारण बहुमत की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है या विद्यमान विधान परिषद की समाप्ति या उत्साधन करना है तो ऐसा संशोधन भी मात्र साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाएगा। इसके लिए जो अनुच्छेद है 169। इसी तरह अगर वेतन बढ़ाना है, यानी वेतन संबंधी मामले जो कि दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में जो मामले हैं वेतन संबंधी, वो मामले भी साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे मामले जो केवल साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं, यानी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। और अब दूसरी विधि, दूसरी जो विधि है वो है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और ऐसे प्रावधान कौन से हैं? देखिए, संविधान के जो मैक्सिमम प्रावधान हैं वो इसी विधि से संशोधित किए जाते हैं। हाँ, इसके कुछ उदाहरण दें तो जैसे भाग 3 यानी पूरा जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो फिर विशेष बहुमत से संसद संशोधित करेगी। इसी तरह भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व में भी अगर संशोधन करना चाहती है संसद तो इसके लिए भी ये प्रक्रिया यानी विशेष बहुमत आवश्यक है। तो इस प्रकार से दूसरी विधि, और दूसरी विधि का मतलब कि संविधान के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को
कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। यानी ऐसा विधेयक अगर किसी भी सदन में जाएगा तो उस सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और अब तीसरा जो तरीका है वो क्या है? तीसरा तरीका है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की तो आवश्यकता है ही है, साथ ही साथ आधे राज्य, कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल, आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक है। आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। तो इस विधि से संशोधित होने वाले प्रमुख प्रावधान हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र राज्य संबंधों में कोई परिवर्तन करना है, केंद्र राज्य संबंध। इसके अलावा स्वयं अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन करना है तो भी इसी रीति से संशोधित होगा। इसके अलावा संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है उसमें अगर बदलाव करना है तो भी इसी रीति से संशोधित होगा। यस, देखिए आपको बता दें कि 101वां संविधान संशोधन था जो जीएसटी के संबंध में था 2016 में। तो वह संविधान संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से पारित कर दिया तो वह आधे राज्यों की स्वीकृति के लिए भी गया था। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक ऐसा मामला था जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर रहा था और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अगर कोई प्रावधान है उसमें अगर चेंज करना है, उसमें परिवर्तन करना है तो इसके लिए ये तीसरी विधि यानी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो ये जो तरीका हुआ ये सबसे कठिन तरीका हुआ, ये जो तरीका हुआ ये सबसे सरल तरीका हुआ और ये एक तरह से इसको मध्यम मान लें। तो भारत का संविधान अब बताइए कैसा है, कठोर है कि लचीला है? तो हम कहेंगे कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। और अब हम संसद की अगली शक्ति यानी कि न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे। संसद की न्यायिक शक्ति, इससे पहले हमने संसद की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति एवं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पढ़ी और अब हम संसद की न्यायिक शक्ति। देखिए वैसे तो न्यायिक शक्ति तो न्यायपालिका में विद्यमान होगी लेकिन संसद को भी कुछ न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जैसे किसी को दंड देना, जैसे किसी पदाधिकारी को पद से हटाना, ये भी तो एक तरह से दंड देना ही होता है। तो इस प्रकार से संसद को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। कौन कौन सी न्यायिक शक्ति प्राप्त है संसद को, यानी किन किन को वो पद से हटा सकती है? देखिए संसद महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटा सकती है। वह राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से, महाभियोग जो संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है और इस महाभियोग की प्रक्रिया को हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो न्यायिक शक्ति के तहत संसद है वो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। इसके अलावा संसद उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। इसके अलावा संसद है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इस तरह के पदाधिकारियों को भी हटाने की सिफारिश है वो राष्ट्रपति को कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद अपने सदस्यों के विशेषाधिकार को भी सुरक्षित करती है। अगर संसद के किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है तो हनन करने वाले व्यक्ति या संस्था को दंडित करने का अधिकार भी संसद के पास है। तो इस प्रकार से संसद में कुछ न्यायिक शक्ति भी विद्यमान है। और अब हम संसद की अगली शक्ति पढ़ेंगे। संसद की अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति। देखिए निर्वाचन संबंधी शक्ति में क्या, तो एक तो संसद के जो दोनों सदन हैं वो अपने पीठासीन अधिकारियों का चुनाव करते हैं। जैसे लोकसभा है वह अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसके अलावा राज्यसभा है वह अपने उपसभापति का चुनाव करती है, क्योंकि सभापति कौन होता है राज्यसभा का? सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसे केवल उपसभापति का चुनाव करना होता है। इसके अलावा संसद है वह राष्ट्रपति का चुनाव करती है, यानी संसद राज्य विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसके अलावा संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, संसद उपराष्ट्रपति को चुनती है। इसके अलावा संसद चुनावों से संबंधित विभिन्न नियम बनाती है, यानी निर्वाचन से संबंधित विभिन्न नियम बनाना
ये भी संसद का ही काम है। यानी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के चुनाव कैसे होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, तो इस तरह से जैसे हम पढ़ते भी हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसी तरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, ये अधिनियम किसने पारित किए? ये संसद ने ही तो पारित किए। तो चुनाव से संबंधित नियम बनाना ये भी संसद का ही काम है। तो इस प्रकार से ये संसद के निर्वाचन संबंधी शक्ति हुई, और इस तरह से हमने संसद की शक्तियों को विस्तृत तरीके से पढ़ा, विस्तृत तरीके से जाना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक भी इसको पहुंचाएं। और राज्य व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, और साथ ही साथ कुछ नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध हो जाएंगे, उसका लिंक भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा।